आपने अपने स्टूडियो में हमें बुलाया, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। राम सुरेश वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, नई दिल्ली। साथियों, देश संकटकालीन स्थिति में है। देश नहीं, दुनिया विश्व महामारी झेल रहा है। 5 जून 2020 को ऐसी गंभीर स्थितियों में भारत सरकार, नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किसानों के विरोध में 3 काला कानून, 3 अध्यादेश पारित किया है। वो इस तरह से है: कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा। नंबर 2, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण। 2 कानून, 2 बिल नया है। तीसरा जो बिल लाया गया है वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के कानून में संशोधन। ये 3 कानून से देश के किसानों का भला नहीं होना है, जबकि सरकार कह रही है कि इस 3 कानून के माध्यम से, 3 अध्यादेश के माध्यम से किसानों की आमदनी 2022 तक 2 गुना होगा। तो साथियों, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो ये हालिया 3 जून 2020 को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स को बुलाया गया, लेकिन चर्चा बहस इस अध्यादेश पर नहीं हुआ। आनन फानन में, जल्दबाजी में इस अध्यादेश को पास करके स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति महोदय को भेजा गया, जो 5 जून 2020 को राष्ट्रपति ने अपना मुहर लगा दिया। इस 3 अध्यादेश से सिर्फ पूंजीपतियों का भला होगा। आज सरकार बहुत ही दावा कर रही है कि हम देश में विकास के लिए एक नीति बना रहे हैं। इन्होंने एक नीति के तहत एक राष्ट्र एक चुनाव का फरमान जारी किया। इन्होंने एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति का फरमान जारी किया। अब इन्होंने कहा एक राष्ट्र एक कृषि बाजार, एक राष्ट्र एक चिकित्सा, हेल्थ, ये बीमारी दूर करने के लिए इनका ये है दावा। लेकिन इन अध्यादेशों से सिर्फ पूंजीपतियों का भला हो रहा है। जैसे 1955 का जो कानून बना 3/7, उसमें 3/7 का एक अपराध पंजीयन होता था, जिसकी वजह से काला बाजारी पर रोक लगता था। यानी भंडारीकरण, गोदामीकरण, जो स्टॉक बड़े बड़े पूंजीपतियों का करके लूटने की व्यवस्था थी, उस पर प्रतिबंध था। अब ये कानून में संशोधन करने की वजह से बड़े बड़े कारपोरेटर घरानों को ये स्टॉक रखने का खुला छूट हो गया। अब ये गोदाम में चाहे जितना रख सकेंगे और समय समय पर साट दिखा करके ये किसानों को और किसानों से संबंधित उनके संबंधियों को महंगे दाम पर उपलब्ध कराएंगे। यूरिया इस समय स्टॉक में छुपा ली गई है।
स्टॉक में छुपाने की वजह से शार्ट दिखा करके किसानों को पूरे देश में लूटा जा रहा है, जिसका विरोध बड़े पैमाने पर हो रहा है। और सारे छोटे छोटे किसान संगठन आंदोलित हो रहे हैं क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के। और अभी 250 संगठन इस 3 अध्यादेश को लेकर के 9 अगस्त से आंदोलित हुए। इसके पहले भी जुलाई में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के संगठनों ने आंदोलन किया था। लेकिन ये लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन आंदोलन करने के बाद जो हमें मिलना चाहिए, संघर्ष जो प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं, उस प्राप्ति को तो नहीं पाते हैं। केवल आश्वासन पर ही हमारा आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो इसका ये क्यों समाप्त होता है, इसके पीछे रीजन है, कारण है। साथियों, दोस्त और दुश्मन को डिक्लेयर किए बगैर, दोस्त और दुश्मन का पहचान किए बगैर कोई भी लड़ाई लड़ी जाए तो वो जीती नहीं जा सकती है। 1848 में ज्योतिराव फुले जो किसानों के असली नेता थे, किसानों के असली नेता ने ये बात बताया था, ऐ किसान भाइयों, तेरे जो अधोगति का कारण है वो कारक कौन है और कारण क्या है। उन्होंने बड़े ही आसान शब्दों में बताया था। उन्होंने कहा था कि आपके 2 दुश्मन हैं, एक सेठ है, एक भट्ट है। सेठ और साहूकार को इंगित करके उन्होंने बताया था कि सेठ जो है डंडी मार है, मिलावटखोर है, मुफ्तखोर है। ये आप लोगों का शोषण करता है और इसके 3 हथियार हैं। एक डंडी मारी घटतौली का हथियार है जो वर्तमान में भी है। किसान गन्ना बेचता है मिलों पर, प्राइवेट मिलों पर, सरकार अर्ध सरकारी मिलों पर, तो वहाँ भी डंडी बड़े पैमाने पर 6 कुंटल एक टाली पर, 45 कुंटल पर, 40-45 कुंटल पर 6-6 कुंटल घटतौली मारी जाती है। उन्होंने तब बताया। वो प्रथा आज बड़े ही विकराल रूप ले लिया है और ये मिलावटखोर है। हम किसान उत्पादन देते हैं शुद्ध, और ये लोग अधिक मुनाफा के लिए मिलावट करके मुनाफा लेते हैं। और मुफ्त का धंधा, हम गन्ना देते हैं उधारी पर और हमें पैसा मिलता है 2-2, 3-3 साल बाद, 2 साल बाद। तो इनका धंधा तो मुफ्त में हो गया। यही मुफ्तखोरी है कि पैसा किसान एक माल किसानों का, और माल को इधर उधर करके मुनाफा रख करके पेमेंट भी 4-5 साल नहीं देते हैं और जगह पैसा लगाते हैं। तो ये मुफ्तखोरी में धंधा करते हैं। और ये जो भट्ट जी हैं, अंधविश्वास पाखंड फैलाकर हमारे किसानों का तरह तरह से शोषण करते हैं। ये बात 1848 में किसानों के असली नेता ज्योतिराव फुले जी ने बताया था। हम किसानों ने इस अपनी महापुरुष, अपने किसान नेता की बात नहीं मानी और इन लोगों के झांसे में आकर के हम लोग, चाहे गांधी जी का चंपारण का आंदोलन हो, चाहे पटेल जी का बारडोली का आंदोलन हो, या देश में तमाम अंग्रेजों के खिलाफ ब्राह्मण कांग्रेस एंड बनिया बक्कालों के द्वारा उसका करके हम किसानों को आंदोलन में शामिल कराया गया, फिर भी हमें कुछ मिला नहीं। वही ठीक स्थिति आज भी है। आंदोलन सरकार सत्यानाश कर रही है, आंदोलन हमारे लोगों से करवाया जा रहा है। आंदोलन में हम शामिल होते हैं, नेतृत्व तस्तम ऊंची जातियों का होता है। जो हमारे किसानों की वोटों से चुनकर जाते हैं, हमारे संबंधितों के वोटों से चुनकर जाते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स बनते हैं, 543 बनते हैं, ये लोग पार्ट पार्सल पार्टियां के, यूपीए एनडीए के जो पार्ट पार्सल पार्टियां हैं उनके होते हैं। वोट हमारा लेते हैं और काम ये यूपीए एनडीए पार्ट पार्सलों का करते हैं। ये पार्ट पार्सल यूपीए एनडीए पार्ट पार्सल, कांग्रेस भाजपा, इनके पार्ट पार्सल
इसका संबंध पूंजीपतियों से है। 5 कारपोरेटर घराने बड़े बीजेपी के साथ हैं, 5 बड़े कारपोरेटेड घराने भाजपा के साथ हैं। इनके सहमति पर, एजेंडे पर कानून बनता है। क्यों बनता है? कि जब चुनाव आता है, लोकतंत्र देश भारत है, जब लोकतांत्रिक सिद्धांत है कि जनमत हासिल करना और जनता का जनमत हासिल करके जनता के हित में कानून बनाने का ये अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये पूंजीपतियों के प्रचार प्रसार पर, पूंजीपतियों के साधन संसाधन हेलीकॉप्टर दिए जाते हैं उससे उड़कर प्रचार करने का। सारा रॉ मटेरियल पूंजीपतियों का होता है, सरकार बन जाती है और सरकार घोटाले से बन रही है। 2004 से लेकर जो 20 चल रहा है, जो सरकार चल रही है, ये घोटाले की सरकार है। ईवीएम मशीन से नाजायज उत्पत्ति की सरकार है, क्योंकि हम किसान के वोट खसक जाएंगे, किसान संतुष्ट नहीं रहेगा, गुस्से में रहेगा तो वोट दूसरे को करेगा। इसका असर भी अब उन लोगों पर नहीं है, क्योंकि वोट हम गुस्से में किसी को देते हैं। ईवीएम मशीन इन लोगों का 60 गांठ से, यूपीए एनडीए इनके पार्षदों के 7 गांठ से ईवीएम से चुनाव हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों के वोट का वैल्यू शून्य हो गया है, जो सबसे बहुत बड़ा कारण है, फैक्टर है, जिसकी वजह से ये नाजायज सांसद विधायक बनते हैं, पार्टी के टिकट पर बनते हैं, पार्टी टिकट देती है, टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, ईवीएम मशीन की सेटिंग से चुने जाते हैं। इसलिए हमारे किसानों के वोट का वैल्यू इनके नज़र में है नहीं, ये बात सही है। तो इसलिए सत्यानाश का कारण ईवीएम मशीन है। आज के डेट में ईवीएम मशीन हटाने के लिए देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल स्तर की है, राज्य स्तर की है, या थोड़ा सा जिनका 1, 2, 4, 10 विधायक निकल गए हैं, सांसद निकल गए, ये लोग मुंह नहीं खोलते हैं। वर्तमान में सिर्फ देखा जाए तो ये ईवीएम की लड़ाई 20 जनवरी 2020 से बहुजन मुक्ति पार्टी ने इसकी कमियों खामियों को पकड़ा और जिन लोगों ने लाया उन्हीं लोगों के जो षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र को गंभीरता पूर्वक पकड़ करके इसका खुलासा किया। पब्लिक में आज तक लड़ाई लड़ रही है तो बहुजन मुक्ति पार्टी के अलावा कोई नहीं लड़ता। लोग कहते हैं वोट चुराती है, इतने तक ही सीमित है, लेकिन वो लड़ाई नहीं लड़ते हैं। तो ईवीएम मशीन सत्यानाश का कारण है। तो ये जो आज 3 कानून लाया गया है, इससे किसानों का ही नुकसान नहीं हो रहा है, बड़े पैमाने पर जितने भी संबंध रखते हैं उनका हो रहा है। जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य इस कानून के वजह से खत्म कर दिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य की वजह से ये रेट किसानों के उत्पादित मालों का वैल्यू कुछ हद पर बरकरार रहे, किसान इतना घाटे में ना जाए कि खेती छोड़ दे, देश विनाश की ओर चला जाए। इसके लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। आज इस कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो रहा है। इसका परिणाम क्या होगा कि जो एफसीआई के गोदाम में स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार एजेंसियों के द्वारा खरीद करवा करके रखती थी, जो भंडारण करने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में, ये जो जिनके पास रोटी नहीं है, 2 वक्त के खाने नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा दे। उसके तहत ये भंडारण किया जाता था एफसीआई में। तो एफसीआई जब खरीद ही नहीं करेंगे, समर्थन मूल्य खत्म तो खरीद खत्म तो गोदाम में रखना भी कोई सवाल नहीं है। तो जब सब वहाँ नहीं जाएगा तो जो हमारे किसान SC ST OBC माइनॉरिटी परिवार के जो उसमें नौकरी करते थे, उनकी नौकरी भी खत्म हो जाएगी। जो पल्लेदारी करते थे वो पल्लेदारी खत्म। ये गोदाम सीधे सीधे पूंजीपतियों को चला जाएगा और पूंजीपति फ्री होकर अपनी मनमर्जी से रेट तय करके खरीदेगा। एक राष्ट्र एक
कृषि बाजार बहुत अच्छा है, जो कि किसान कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी पैदा करे, कहीं भी बेच सकता है। इनका खोखला ये कानून है। जो किसान अपने निकट के बाजार में, अपने मंडी समिति में नहीं बेच पाता था, अपने करीब के क्रय केंद्रों पर नहीं बेच पाता था, वो किसान देश के मार्केट में, उत्तर प्रदेश का किसान कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश नहीं ले जाएगा, गुजरात नहीं ले जाएगा, दक्षिणी भारत नहीं ले जाएगा, पूर्वी भारत, ये कहीं भी नहीं ले जा पाएगा। ये जो अपनी 10-20 किलो के दायरे में नहीं बेच पाता था। तो इस कानून से सीधे सीधे पूंजीपतियों को मार्केट में, जब पूंजीपति मंडी समिति के मंडियों में खरीदता था तो मंडी समिति का 7% टैक्स लगता था। अब घर से किसानों का माल खरीदने का रास्ता बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा साफ कर दिया गया। पूंजीपति डायरेक्ट घर से खरीदे, और जब घर से खरीदेगा तो 7% टैक्स नहीं लगेगा। तो पूंजीपतियों का 6 से 7% का बचत भी होगा। यानी हर तरह से ये कानून पूंजीपतियों के पक्ष में बना दिया गया। एक कॉन्ट्रैक्ट पद्धति पर खेती घाटे का सौदा बना दिया गया, घाटे का सौदा बना दिया गया। अब खेती को घाटे में बदनाम करके पूंजीपतियों को ठेके पर देने का रास्ता साफ कर दिए। पूंजीपति 27,000 बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाने का रास्ता साफ हो गया। जो 1990 में एलपीजी का कानून ऊपर बना, ऊपर चला, वो जमीन पर लगाया जा रहा है। जमीन ही फाउंडर है। जमीन पर हम अन्न पैदा करेंगे, कच्चा माल पैदा करेंगे, जमीन पर हमारा विद्यालय खुलेगा, अस्पताल खुलेगा, सब चीज़ जमीन पर होता है। और जमीन को बेदखली के लिए यानी ले करके पूंजीपतियों को देने का प्लान है। और जब घाटा में ये खेती चली जाए, लागत बढ़ा रहे हैं, खेती का लागत इतना बढ़ रहा है, समर्थन मूल्य खत्म कर दिए तो खेती घाटे में चल जाएगा। इससे ये होगा, पूंजीपति के लोग हमें समझाएंगे आपकी खेती घाटा हो रही है, आप ज़्यादा खेती में कितना लाभ लेते हैं। तो बहुत लोग बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे 2 लाख पैदा करते हैं, खेती घाटे में है, चलो हम 2.5 लाख देते हैं, 2.5 लाख रुपया ले लो, खेती हमें दे दो, और उस खेती पर हम जो फसल लगवाएंगे उसमें आप काम करिए, आपको मजदूरी भी हम देंगे। तो जहाँ खेती वो मुनाफे के चक्कर में सोच नहीं पाएगा, दे देगा इनके झांसे में आकर के। तो जिस खेत का किसान मालिक था, ऑटोमेटिक उस खेत का मजदूर हो गया। तो ये किसानों को अपने ही भूमि पर मजदूर बनाने का बीजेपी गवर्नमेंट का षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में विपक्ष की भूमिका कमोबेश में कांग्रेस है। कांग्रेस ही ये 1990 का कानून लाया, और विपक्ष में बीजेपी थी, वो पर्दे के पीछे नाटक कर रही थी। ये दोनों लोग नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं। एक कहता है संघ मुक्त भारत, एक कहता है कांग्रेस मुक्त भारत, और दोनों का मामला एक है। लेकिन साथियों, मैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा सामाजिक संगठन है, जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी और इनसे और जो खुमंतु NT DNT BJT के लोग हैं, जो हमारे लिए हथियार बनाते हैं, हमारे खेतों में काम आते हैं, काम के जो साधन निर्माण करते हैं, इन लोगों का हमारा देशव्यापी संगठन है। इन लोगों को लेकर के हम चाह रहे हैं कि हमारा जो स्लोगन है कि UPA NDA पार्ट पार्सलों मुक्त भारत, जब तक ये UPA NDA पार्ट पार्सल मुक्त भारत नहीं होगा, तब तक इस देश का किसान आज़ाद नहीं होगा। जब तक किसान आज़ाद नहीं होगा तो उससे संबंधित भी आज़ाद नहीं होंगे। तो इसी स्थिति में हम लोग इस काले कानून को राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले 3 चरणों का आंदोलन घोषित हुआ। जो 5 जून 2020 को काला कानून पास हुआ केंद्र सरकार द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा, इसको हटाने, वापस कराने के लिए हम चरणबद्ध 3 चरणों का आंदोलन घोषित किए। पहला चरण हमारा 16-17 अक्टूबर को, 16 अगस्त अन्ना भाऊ साठे के आंदोलन दिवस, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। इस आंदोलन दिवस से पहले चरण का हमारा 550 जिलों में
राष्ट्रपति को कलेक्टर के जरिए ज्ञापन सौंपा गया, जो संपन्न हुआ, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो दूसरे चरण का जो हमारा आंदोलन है, 543 सांसदों का उनके सांसदीय क्षेत्र जिला मुख्यालय पर ये 543 सांसदों का पुतला दहन आंदोलन होगा, क्योंकि वोट हमारे किसानों का काम ये यूपी एनडीए पार्सल पार्टियों का करते हैं, अर्थात पूंजीपतियों का काम करते हैं। हम सांसदों का पुतला इसलिए नहीं जलवा रहे हैं कि हमारा व्यक्तिगत कोई लड़ाई है, इनसे कोई हमारा व्यक्तिगत दुश्मनी है, इनके पशु हमारे खेतों पर नहीं आते हैं, हमारा इनके खेतों पर नहीं जाते, ऐसा भी कोई हमारी लड़ाई नहीं है, घर अगल बगल का कोई लड़ाई नहीं है। हमारा सिर्फ इनसे इतना ही है कि देश के सत्यानाश के कारण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य मेंबर्स हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, क्योंकि कानून बगैर इनके सहयोग का बन ही नहीं सकता है। बीजेपी गवर्नमेंट लॉकडाउन पीरियड में जो नहीं होना चाहिए था, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कर दिया। इसका विरोध इन लोगों ने नहीं किया, विरोध करना चाहिए था राष्ट्र हित में, देश हित में, किसान हित में, मजदूर हित में, मजलूम हित में, ऐसा इन्होंने नहीं किया। इसलिए इनका पुतला दहन हम कराएंगे और मुख्यालय पर ही नहीं, हम इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं कि देश के किसानों अपने अपने खेतों पर, खलिहानों पर, प्रतिष्ठानों पर, सगे संबंधियों के संबंधी ये अपनी अपनी जगह स्थिर पर, अपनी जमीनों पर ये क्षेत्रीय सांसद जो सांसद लोकसभा के उनका पुतला दहन करेंगे। इसका मैं अपील कर चुका हूं, आज भी करता हूं, ये होना चाहिए। तीसरे चरण का ये 31 अगस्त 2020 को होगा और तीसरा चरण जो है वो 14 सितंबर 2020 को है। तो 550 जिलों के आने वाले सभी तहसील मुख्यालय पर होगा, वही तहसील विधानसभा होता है। तो जितने भारत में ये विधायक हैं, इन विधायकों का पुतला दहन करने का आंदोलन हमारा तीसरे चरण का 14 सितंबर को होगा। ये राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, लोग विधानसभा के सदस्य होते हैं, सदन इनके साथ चलता है। हमारे किसानों का प्रदेशों में 4-4 साल का गन्ना बकाया मूल्य नहीं मिल रहा है। एक नजीर मैं देना चाहता हूँ उदाहरण, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट बसपा की थी 2009-10 में। अंबेडकर नगर जिला है, अंबेडकर नगर जिले के दर्जनों किसानों का आज भी 24 लाख से अधिक बकाया 4 साधन सहकारी समितियों पर है, जिसको आज तक नहीं ये लोग दिला पाए। बसपा के कार्यकाल में 3 हमारे अंबेडकर नगर के मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री लालजी वर्मा, रामवचल राजभर, धर्मराज निषाद, राज दर्जा मंत्री अतार खां भी रहे, लेकिन कभी भी वर्तमान में आज विधानसभा कटहरी से लालजी विधानसभा सदस्य है, ये रामअचल जी अकबरपुर विधानसभा से सदस्य हैं, लेकिन ये लोग तब भी नहीं मुंह खोले, आज भी नहीं मुंह खोल रहे हैं। 26 दिन इस भुगतान कराए जाने के लिए हमने आंदोलन किया था, भूख हड़ताल किया था। तो ये इस तरह से पूरे प्रदेशों के लोगों का सत्यानाश हुआ। खाद, पानी, बिजली का है। अभी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान कर्ज में डूब रहा है। कर्ज माफी के नाम पर आंदोलन शुरू कराया तस्तम ऊंची जात के लोगों के नेतृत्व में। ये दद्दा है। शिव कुमार शर्मा भारतीय किसान मजदूर संघ का नेतृत्व कर रहा था, उसमें महाराष्ट्र से आंदोलन शुरू कराया और मध्य प्रदेश में मंदसौर में 6 जून 2017 को आंदोलन इतना उग्र किया कि 6 किसानों को भाजपा सरकार, चौहान जी की सरकार, शिवराज चौहान जी की सरकार गोली मारी। साथियों, 10 सितंबर 1992 में कल्याण सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में रही। अंबिका सिंह गन्ना मंत्री रहे और सुरेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में आंदोलन गन्ना बकाया के भुगतान को लेकर कुशीनगर रामकोला में गोलीकांड हुआ, उसमें भी 2 किसान मारे गए। मुंडेरवा 2002 में 11 दिसंबर 2002 को किसानों के बकाया आंदोलन पर गोली मारा गया। अभी 2016 में
जाजपुर उड़ीसा में है, उसके बाजू के गांव में 16 आदिवासियों को उनकी जल जमीन जंगल छीनी गई, वहां गोली मारा गया अपने हक अधिकार के लिए आंदोलित हुए। अभी सोनभद्र में पिछले जून जुलाई महीने में 10 आदिवासियों के खेतों पर जोगी सरकार, अच्छे दिन वालों सरकार के जमाने में काटा गया। तो इस तरह से किसान अपना हक अधिकार मांगता है, आंदोलन करता है, तो नेतृत्व गलत होने की वजह से दोस्त दुश्मन का पहचान किसान नहीं कर पाता, इनके झांसे में फंस जाता है। जैसे पॉलिटिकल पार्टियों के झांसे में फंसा, वैसे ये तथा कथित किसानों के संगठन के झांसे में फंसने की वजह से दोस्त और दुश्मनों की पहचान नहीं है। इसलिए किसान आज 45 है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा, ये हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? गांधी एंड कांग्रेस के लोग, ब्राह्मण, बनिया, तस्तम, ऊंची जात के लोग 94% जमीनों पर कब्जा करके हमारे के मूल किसानों का सत्यानाश के कारण इन्हीं के हाथ में पॉलिटिकल शक्ति है, न्यायपालिका की शक्ति है, पत्रकारिता की शक्ति है, और ये ब्यूरोक्रेसी की 80 से 90% शक्तियाँ इन लोगों के हाथ में है। तो जब तक ये शक्ति किसानों, मजदूरों, मजलूमों, युवाओं, बेरोजगारों के हाथ में नहीं आएगा, तब तक ये देश की स्थिति बदलने वाली नहीं है। तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने ये तय किया, हमारे सत्यानाश का कारण ये सांसद विधायक हैं जो ईवीएम मशीन के द्वारा चुने जाते हैं। तो ईवीएम मशीन को दफनाएंगे, पहले हम इनका बंदोबस्त करने है कि तुम आवाज़ नहीं बनते हो, तुम्हारा विरोध करते हैं। 3 चरणों का आंदोलन घोषित है साथियों। अगला हमारा 14 सितंबर के बाद घोषित होगा। क्या करेंगे ये दुश्मनों को पता अभी नहीं है, ये बाद में पब्लिश किया जाएगा। लेकिन ये चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी देश में चल रही है। हम अपने जितने भी हमारे सहयोगी संगठन हैं उनसे अपील करते हैं, समविचारी संगठनों से अपील करते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के भाइयों से, किसानों से, मजदूरों से, महिला, युवा, बेरोजगार, बुद्धिजीवियों से, वकीलों से, डॉक्टरों से, सारे जो लोग हैं हम सबसे अपील करते हैं कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा के इस आंदोलन में तन मन धन से सहभागी हों, क्योंकि क्रांति के 4 स्रोत किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार, नौजवान से ही हमेशा दुनिया में क्रांति हुई है, बदलाव आया है। ये बदलाव होगा 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 और राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले होगा। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के संरक्षक और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय मेश्राम साहब का खुला समर्थन है, और आज बहुजन मुक्ति पार्टी का खुला समर्थन है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माननीय चौधरी विकास पटेल जी का समर्थन है। ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा, बेरोजगार, आदिवासी छात्रा प्रकोष्ठ जैसे तमाम संगठन चलाने वाले प्रेम गेराम युवा नेता का संगठन है। आदिवासी एकता परिषद का संगठन है। हमें करीब 100 संगठनों का समर्थन प्राप्त है। और आगे हम आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि जो समविचारी देश में 6 लाख संगठन हैं, उन संगठनों का सहयोग लेकर के उन्हें सहभागी करा करके दुश्मनों के इस काले कानून को, अध्यादेश को वापस कराने में हम लोग सफल होंगे। और आपस में तालमेल बना करके हम लोग इस संगठन को इस आंदोलन को अंजाम देंगे। साथ सहयोग मिल रहा है, बड़े पैमाने पर हम लोग सफल हो रहे हैं। अब पहले चरण में सफल हुए, दूसरे में भी सफल होंगे, तीसरे में, और आंदोलन इस अध्यादेश को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। बस आप लोगों से पुनः अपील है, तन मन धन से हमारा साथ सहयोग दें। राम सुरेश वर्मा, राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, नई दिल्ली। संपर्क सूत्र हमारा है 8005251 8005251 दूसरा संपर्क सूत्र है 7706056185। इस पर आप लोग हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, हमारा साथ सहयोग इस पर दे सकते हैं। धन्यवाद। जय मूलवासी, जय भारत, जय किसान, जय भारत, जय जवान, जय संविधान।